प्यारे साथियों नमस्कार। आपका हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों आज हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी साहित्य की चौथी क्लास है और ये जो क्लास होगी पूरी तरीके से आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब आदिकाल से लिए गए हैं और आप देखेंगे कुछ सवाल रिपीट भी हुए हैं और वो सवाल इस वजह से रिपीट हमने लिया कि ताकि जो भी सवाल आए हुए ना ये सब प्रीवियस ईयर हैं। देखिए किस किस तरीके से सवाल बना हुआ बोर्ड में, है ना। ताकि आप देख पाएंगे भैया कि जो अभी हमारा यूपी टीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है जून में और ये देखो बीपीएससी टीआरई 4 जल्दी ही आपको बताया गया कि टीआरई 4 की जो परीक्षाएं या जो एग्जाम करवाई जाएगी, अभी तो क्लियर तो है नहीं कब एग्जाम में करवाया जाएगा, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये मई में वैकेंसी आएगी। मई लगे या जून लगे लेकिन वैकेंसी क्लियर है, आएगी। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य की चौथी कक्षा हमारी होगी और ये जो हिंदी साहित्य की चौथी कक्षा होगी ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड भाई, तो बोलेंगे सर ये पूरी तरीके से आदिकाल पे है और आदिकाल से ही संबंधित क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो देखिएगा, और भाई हमने कल ही बता दिया कि जो हिंदी साहित्य का क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। इसको अगर हम पढ़ना चाहे तो कम से कम 1 से 1.5 साल देंगे, वो भी बहुत तन्मयता के साथ देंगे तब ये कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं या वन लाइनर खींच के कर दे रहे हैं तो वो जल्दी से काम नहीं होने वाला। आपको करना क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितना क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे हिंदी साहित्य का आज हमारा पहला सवाल क्या होगा। देखिए आपके सामने सबसे पहला सवाल दिया गया जसहर चरित्र के लेखक कौन है। आप देखेंगे यहां से और जवाब भी अपना लिखेंगे। बिल्कुल आप अपना जो भी आंसर है उस आंसर को देने की कोशिश करिए, है ना। तो यहाँ पे क्या भाई जसहर चरित्र के लेखक कौन है, तो यहां से जवाब निकलना चाहिए आपका क्या होगा। क्या स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान हैं। तो बोलेंगे मेरे भाई कि जो जसहिर चरित्र के रचनाकार हैं या लेखक हैं कौन है, वो पुष्पदंत हैं, है ना। जसहर चरित्र के लेखक कौन से हैं, तो बोलोगे भैया जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, पुष्पदंत को कल हमने बताया था पुष्पदंत को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें बोलते हैं भैया पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति बोलते हैं, है ना। हिंदी का क्या बोलते हैं, हिंदी का भवभूति बोलते हैं। इनका अन्य नाम लिख सकते हैं हम, इनको अन्य क्या कहते हैं, हिंदी का भवभूति कहते हैं। इनको हम हिंदी का क्या कहते हैं, भवभूति कहते हैं। एक और बात याद रखना, जैसे ध्यान से देखना इनकी ही अन्य रचनाएं क्या है, जैसे महापुराण है ना, और लय कुमार चरयू भी इन्हीं की है। तो महापुराण और लय कुमार चरयू ये किसकी रचना हो जाएंगी भैया, पुष्पदंत की ही हो जाएंगी। लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लय कुमार चरयू। इनकी अन्य रचना क्या हो जाएगी, लिखेंगे अन्य रचना, एक लिखेंगे महापुराण, है ना, एक लिखेंगे महापुराण और एक लिखेंगे हृदय कुमार चरयू। लिख लेंगे आप उदय कुमार चरयू, है ना। जो महापुराण उसमें याद रखना 63 महापुरुषों का जीवन चक्र के बारे में वर्णन किया गया है। जो महापुराण है इसमें क्या 63 महापुरुषों के जीवन चक्र का वर्णन किया गया है। जीवन चक्र का वर्णन मिलता है या किया गया है, ऐसा बोल सकते हैं, वर्णन है। यहां तक क्लियर हो जाएगा ना कि पुष्पदंत कौन है, बोलोगे सर पुष्पदंत को हम हिंदी का भवभूति कहते हैं। इनकी रचनाएं क्या हो जाएंगी, बोलोगे भैया इनकी रचनाएं महापुराण है, लय कुमार चरयू है। महापुराण में 63 महापुरुषों के बारे में या 63 महापुरुषों के जीवन चक्र के बारे में पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। तो ये आपके सामने पहला सवाल होगा और पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, पुष्पदंत हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। आज का सवाल नंबर दूसरा, संदेश राशक। बताइएगा अब इसका जवाब कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है ना। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। अगर एक चीज और जानना चाहें, अगर हम आपसे बोले भैया यहाँ आओ बताइए स्वयंभू को क्या है ना, तो बोलेंगे स्वयंभू का अगर लिखना चाहो तो पौम चरयू है। लिख लो अगर लिखना चाहते हो पौम चरयू, ये किसका, स्वयंभू का। अगर हम पूछे धनपाल का, कल धनपाल का क्या, धनपाल का भविष्यत का, धनपाल ने क्या कहा था, भविष्यत कहा, है ना, कल ही बताया गया था भविष्यत
भविष्यत कहा। धनपाल का क्या हो जाएगा, तो भविष्यत कहा। एक चीज और है, अब्दुल रहमान की बात अगर हम करें तो अब्दुल रहमान की कौन सी हो जाएगी, बोलो भैया अब्दुल रहमान की जो होती है संदेश राशक है। अब्दुल रहमान की कौन सी है, संदेश राशक है। शायद इसके बाद वही सवाल भी है, अब्दुल रहमान की कौन सी, तो बोलोगे मेरे भाई अब्दुल रहमान की जो है वो संदेश संदेश राशक है। ठीक है ना। ये सवाल देखना, सवाल नंबर दूसरा हो जाएगा, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। अभी हमने बताया संदेश राशक किसका है, तो बोलोगे सर संदेश राशक अब्दुल रहमान का है ना। संदेश राशक के लेखक कौन से हो जाएंगे, तो बोलोगे ये संदेश राशक के लेखक जो हैं वो अब्दुल रहमान हो जाएंगे। अब लेकिन ये सवाल कुछ अलग कर दिया कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है, तो आप लिखेंगे इसका जवाब कि संदेश राशक जो है मेरे भाई, है ना, संदेश राशक जो है वो किस प्रकार का काव्य है, तो यहाँ पे लिख पाएंगे संदेश राशक भैया खंड काव्य है। संदेश राशक कैसा काव्य है, तो बोलेंगे मेरे भाई संदेश राशक एक खंड काव्य है। यहां तक क्लियर है ना। किसके द्वारा रचना की गई, भाई अब्दुल रहमान के द्वारा रचना की गई है ना। महाकाव्य किसको बोला गया था, पृथ्वीराज रासो को, है ना। महाकाव्य क्या बोला गया था सर, पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य बोला गया था। किसने बोला था सर, पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के रचयिता, है ना, कौन, चंद्रवरदाई, है ना, चंद्रवरदाई को क्या बोला था, महाकवि बोला था। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको। बढ़े आगे, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल जो आपने के सामने है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो बोलेंगे ये अलवार संत कहां, तो तमिलनाडु से आएगा ना, है ना। तो यहां बताइए अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, क्या 20 संत हैं, 12 संत हैं, 10 संत हैं कि 8 संत हैं। तो जवाब निकल के आएगा सर जो अलवार संत हैं वो कौन है, तो बोलोगे सर तमिल कवि एवं संत को अलवार संत नाम दिया गया है। जो तमिल और संत है, देखो जो तमिल एवं जो कवि हैं, तमिल कवि एवं संत को, तमिल कवि एवं संत को क्या कहा गया, अलवार संत कह दिया गया। पहली बात याद रखेंगे, तमिल कवि और संत को हम क्या कहेंगे, अलवार संत कहे हैं। इनके संतों की संख्या कितनी है, इसका जवाब क्या होगा, अलवार संतों की संख्या जो 12 है ना। अलवार संतों की संख्या कितनी मेरे भाई, अलवार संतों की संख्या मेरे भाई 12 है। ठीक है ना। अलवार संतों की संख्या कितनी है, तो अलवार संतों की संख्या 12 है। एक चीज और याद रखना, जो अलवार संतों का पदों का संग्रह है उसे क्या नाम दिया गया, लिख लेंगे अलवार संतों के पदों के संग्रह को, अलवार संतों के पदों के संग्रह को क्या नाम देते हैं, तो बोलोगे पदों के संग्रह को हम दिव्य प्रबंध नामकरण किया, या दिव्य प्रबंध कहलाता है। ध्यान देना, दिव्य प्रबंध, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। क्यों कि अलवार संतों के पदों के संग्रह का क्या नाम है, बोलोगे सर अलवार संतों के पदों के संग्रह को हम दिव्य प्रबंध नाम देते हैं, दिव्य प्रबंध कहलाता है। क्लियर ना ये बात, दिव्य प्रबंध कहलाता है। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक बेहतर सवाल है, कैमास वध, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। एक बेहतर सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है। बोलेंगे कैमास वध किस ग्रंथ की रचना, बोलेंगे कैमास वध जो है वो किस ग्रंथ की रचना है, बोलोगे सर क्या पृथ्वीराज रासो की रचना, क्या एक बार आप बताएंगे, तो बोलेंगे सर कैमास वध जो रचना है वो किसका, पृथ्वीराज रासो की ही रचना है। बिल्कुल लिखेंगे आप इस बात को, पृथ्वीराज रासो की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसका भैया, चंद्रवरदाई का है ना, किसका है, चंद्रवरदाई का है, ये याद रखना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बोलोगे सर चंद्रवरदाई का है। तो एक और बात याद रखो, बीसल देव रासो किसकी है ना, ये बीसल देव रासो की सर नरपति नाल की है। कल ये सवाल कर लिए थे, नरपति नाल की है ना। बीसल देव रासो किसकी है, सर नरपति नाल की है। परमाल रासो किसकी है, बताओ परमाल रासो किसकी, बोलोगे सर परमाल रासो जो रचना वो जगनिक की है ना। परमाल रासो किसकी है, बोलोगे जगनिक की है। अगर हम पूछे खुमाल रासो या खुमान रासो किसकी है, तो सर खुमाल रासो जो है वो दलपति विजय की है। याद रखना दलपति विजय की है। ये भी आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये रचना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बीसल देव रासो नरपति नाल, 20 नर बीसल देव नरपति नाल। परमाल रासो सर परमाल जगनिक, परमाल रासो जगनिक। पृथ्वीराज रासो बोलेंगे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। और खुमान रासो कौन आएगा, तो दलपति विजय आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5वां देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है, इनमें से रामायण क्या अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, रामचंद्रिका क्या अपभ्रंश भाषा में है,
पौमचर्यू के अपभ्रंश भाषा में है, महापुराण अपभ्रंश भाषा में है। तो बोलेंगे भैया इसमें से कौन सी ऐसी रचना है कि जो अपभ्रंश भाषा में है? तो जवाब क्या होना चाहिए सर? पौमचर्यू ही एक ऐसी रचना है जो किस भाषा में? तो बोलोगे भैया पौमचर्यू अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। और पौमचर्यू किसकी रचना है? तो बोलेंगे साहब ये जो रचना ना, वो रचना किसका? स्वयंभू का, है ना। वो रचना किसका? वो रचना किसका? स्वयंभू का। पौमचर्यू किसकी भाई? पौमचर्यू किसकी? बोलोगे स्वयंभू की। किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में, ठीक ना। अच्छा, इनकी अन्य रचनाएं भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या? ऋटडेमचर्यू, इनकी अन्य रचनाएं, स्वयंभू की अन्य रचना, अन्य रचना क्या लिखेंगे? ऋटनेमचर्यू, है ना। एक और रचना लिख लेंगे, एक और रचना लिखेंगे स्वयंभू छंद, एक और रचना लिखेंगे स्वयंभू छंद, ये लिख लेंगे आप, है ना। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया सवाल हो जाएगा। महापुराण आपको बता ही दिया गया, रामायण के महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे, है ना, रामचंद्रिका, केशव। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 नंबर, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? बहुत बेहतरीन सवाल है और ये सवाल पूछा भी गया है, डीएसएसबी में के पूछा गया था। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है ना। यहां लिखना चाहते हो केशव दास लिख लो भाई, ये रामायण के तुलसीदास, सॉरी रामायण के लिख लेंगे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि रामचरितमानस के तुलसीदास हैं, याद रखना। अगर यहीं पे हम लिख दें रामचरितमानस, रामचरितमानस, इस रामचरितमानस के कौन से? तुलसीदास। गलती हो जाती बार बार। रामचरितमानस के कौन से? तुलसीदास। रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि है ना। और रामचंद्रिका के कौन है? केशवदास हैं, केशवदास हैं। क्लियर है ना भाई। महापुराण कौन सा? बोलोगे सर महापुराण, अभी हमने बताया महापुराण कौन सा है, बोलना। महापुराण किसकी? पुष्पदंत की है। ये किसकी है? महापुराण पुष्पदंत की है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, ये वाला सवाल देखेंगे अब। ये सवाल, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी? सर पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। कौन सी है? ये शैली भी बोल देंगे, कौन सी शैली है? तो डिंगल शैली है। डिंगल और पिंगल की बात अलग अलग है। देखो ध्यान से, डिंगल में क्या होता है, एक चीज याद रखो, डिंगल और एक होता पिंगल, है ना भाई। बस अंतर क्या, ध्यान से देखना। जो डिंगल होगा ना, इसमें देखो एक तो अपभ्रंश यहां भी होगा, यहां भी अपभ्रंश है और यहां भी अपभ्रंश है, दोनों में अपभ्रंश है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सर यहां भी अपभ्रंश, यहां भी अपभ्रंश, दोनों में अपभ्रंश होगा। लेकिन जब डिंगल की बात करेंगे तो डिंगल में केवल कौन सी और भाषा जुड़ जाती है? राजस्थानी। डिंगल में कौन सी और भाषा जोड़ देंगे? हम राजस्थानी जोड़ देंगे। जबकि पिंगल में हमें जोड़ना पड़े तो बोलोगे सर पिंगल में जोड़ते हैं हम कौन? ब्रज भाषा, है ना। पिंगल में कौन सा जोड़ते हैं भाई? ब्रज भाषा जोड़ देते हैं। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा और अपभ्रंश को मिला के क्या बनाते हैं? ब्रज भाषा और अपभ्रंश को मिला के पिंगल बनाते हैं। और ब्रज भाषा, सॉरी राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश को मिला के क्या बनाते हैं? डिंगल बनाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से इस बात को नहीं भूलेंगे कि और बताओ पृथ्वीराज रासो किस शैली में? सर अपभ्रंश और राजस्थानी में मिला के लिखी गई है, रचना की गई है, इसी को डिंगल भाषा बोलते हैं। ठीक है, आज चलते हैं सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? माने ऐसी कौन सी रचना है जो अपभ्रंश से मुक्त है और हिंदी की मुक्त रचना मानी जाती है? तो क्या राउल वेल है, हमीर रासो है, बीसल देव रासो है, बताइएगा, या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास है? तो ध्यान देना मेरे भाई, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो जवाब आएगा वो कौन सा हो जाएगा? बोलोगे भैया बीसल देव रासो है। ये किसका है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी रचना? बोलोगे सर बीसल देव रासो जो रचना नरपति नाल की है। नरपति नाल की कब रचना की गई थी? सर 1212 में की गई थी। ये कल भी कर लिया था हमने, है ना। ये रचना कब की गई थी? सर 1212 में की गई थी। ये कैसी रचना है? यह एक श्रृंगारिक रचना है ना। ये कैसी रचना है? यह एक श्रृंगारिक रचना है। ये कैसी रचना मेरे भाई? यह एक श्रृंगारिक रचना है। लिख लेंगे, यह एक कैसी रचना? यह एक श्रृंगारिक रचना है।
क्लियर है? यह कैसी रचना? तो यह एक श्रृंगारिक रचना है। ये बीसल देव रासो एक ऐसी रचना जिसमें हमने पढ़ा था कि बीसल देव रासो में ही सबसे पहले 12 मासा ऋतुओं का वर्णन किया गया है ना? 12 मासा ऋतुओं का वर्णन सर्वप्रथम किसमें किया गया? तो बोलेंगे सर 12 मासा ऋतुओं का वर्णन जो किया गया वो बीसल देव रासो में किया गया है। तो आप लिख सकते हैं 12 मासा का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में किया गया है ना? 12 मासा का प्रयोग 12 मासा का प्रयोग सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में किया गया है। इसी ग्रंथ में किया गया है ना? अगर आपको वीडियो बेहतर लग रही हो भाई ना, तो अपने जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी आपके यार मित्र हैं, उनके पास जरूर शेयर करिएगा, है ना? उनके पास जरूर शेयर करिएगा जो भी हिंदी से टीजीटी और पीजीटी देना चाहते हैं, जो हिंदी से भी जूनियर का भी पेपर देना चाहते हैं, जो भी हिंदी जिनके एग्जाम में आ रहा हो, हिंदी साहित्य का क्षेत्र होगा, वो सबके लिए ये जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज क्वेश्चन की, वो सबके लिए उपयोगी होगी, है ना? तो ये सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं अगला। आल्हा उदल नामक वीर सरदार, ये दो वीर सरदार थे जिनके ऊपर क्या है, देखो वीरता के लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अब बताइएगा इसका सवाल। आल्हा और रुदल सरदारों की जो रचनाएं हैं या उनकी वीरता का जो वर्णन किया गया किस में किया गया है? तो जवाब निकल के आएगा मेरे भाई, याद रखना, इस किस में किया गया? परमाल रासों में किया गया, है ना? किस में किया गया? परमाल रासों में किया गया है। याद रखना, ये चीज तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ये सब बिल्कुल बेसिक सवाल है। परमाल रासो किसकी है? सर परमाल रासो जगनिक की है। अभी पीछे ही हमने पढ़ा कि परमाल रासो किसकी रचना मेरे भाई? सर परमाल रासो जगनिक की है ना? इसमें इसी रचना को, इसी परमाल रासो को हम आलखंड के नाम से भी जानते हैं, या इसका अन्य नाम लिख सकते हैं। इसका नाम अन्य क्या बोल सकते हो भैया? आलखंड बोल सकते हैं, आल्हाखंड, या इसी को हम बोलते हैं आलखंड। क्लियर है ना? इसी को परमाल रासो का अन्य नाम क्या देंगे? सर आलखंड दे देंगे। और क्योंकि ये किस छंद में लिखा गया, क्यों आलाखंड बोलते हैं? आलाखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह आल छंद में लिखा गया है, क्योंकि यह रचना आल्हा छंद में, या आल छंद लिख देते हैं, आल्हा छंद में रचित है। अब देखो ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। ये किस में रची गई हुई? तो बोलोगे मेरे भाई यह रची हुई है, आला छंद में रची हुई है। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका जवाब आप देंगे, बिल्कुल देंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माने हैं? बताइएगा। जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं, वो अपने हिंदी ग्रंथ में सबसे पहला कवि किसको माने हैं? तो बोले सर आप बताइए इसका सवाल क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका अपना सबसे पहला कवि उन्होंने किसको माना था? स्वयंभू को माना था। किसको माना था भाई? स्वयंभू को अपना पहला कवि माना था। बहुत बेहतरीन सवाल था। इसके बाद का जो सवाल देखना, ये एक बेहतरीन सवाल ये भी है आपके सामने कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे मानते हैं? तो आप बहुत पहले ही हमने पढ़े थे, सर नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ को मानते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसको मानते हैं? गोरखनाथ को मानते हैं। सवाल नंबर 11 देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? तो बोलोगे सर हिंदी का महाकाव्य जो माना है सबसे पहले वो किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को द्वारा माना गया है ना? किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और किसको माना है? सर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई है। और चंद्रवरदाई को क्या माने? ये प्रथम महाकवि माने हैं, है ना? इन्हीं को क्या माने हैं? प्रथम महाकवि माने हैं। याद रखेंगे, इन्हीं को क्या माने हैं? हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना गया है? तो बोलोगे चंद्रवरदाई को माना गया। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा माना गया है। ठीक है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? ये कथन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। ये कथन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस कथन पे आप जितना भी स्टार लगा लें कम है। और किसके कथन है ये? तो सर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये किसका कथन है? तो बोलेंगे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ना? क्लियर है ये बात? बिल्कुल एक दो बार आप कथन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा चीजें। देखो, देसिल बयाना सब जन खट्टा, देसिल बयाना सब जन मिठा, ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्ति ली गई है? बताना। तो बोलोगे सर ये जो पंक्ति ली गई है ये मैथिली से ली गई है ना? ये कहां से? मैथिली भाषा में है। ये किस भाषा में भाई? मैथिली भाषा में है।
याद रखें ये किस भाषा में है, ये मैथिली भाषा में है। कहाँ से ली गई है, पदावली से ली गई है, पदावली से ली गई है। पदावली किसकी रचना है सर, पदावली पदावली विद्यापति की रचना है ना, विद्यापति की रचना है। विद्यापति को क्या नाम दिया गया सर, विद्यापति का एक नाम देते हैं मैथिल कोकिल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये इन्हीं रचना के कारण मैथिल कोकिल भी कहलाए हैं विद्यापति, बिल्कुल याद रखेंगे इनके बारे में, है ना। तो यह बोलिए आप बताइए यहाँ पे देसिल बहना सब जन मिठा, तो किस में होगा सर, ये अपभ्रंश में होगा, सदुकड़ी भाषा में होगा कि प्राकृत भाषा में होगा, तो बताइए कि देसी भाषा में बोलते हैं। इसे किस भाषा या किस पंक्ति में लिखा गया है, तो बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका जो सही जवाब है, ये कैसी भाषा, देसिल बयाना माने देसी भाषा की बात की गई है। देखो देसी भाषा की बात यहाँ पे की गई है, क्लियर है ना। इन्हीं की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी है। इन्हीं की रचना, अगर अन्य रचना भी लिखना चाहते हो तो इनकी अन्य रचना जो है वो क्या है, कीर्तिलता, कीर्तिलता ये पीछे हम किए हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। जिन लोगों को भी भाई इस क्लास को करना है और बेहतरीन ढंग से ये पूरा का पूरा ऐसे डिटेल तरीके से पढ़ना, तो आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। पीछे हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है, आज ये हमारी 4थी क्लास हो जाएगी। ऐसे हम अगली क्लास जो हमारी आएगी 5वीं क्लास, ऐसे पूरा का पूरा एक टाइम आएगा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस, ये किसने कहा था सर, ये अमीर खुसरो ने कहा था। किसके, जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी तब उस पे ये कथन कहा गया था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस। ये पंक्ति किसकी है, तो बोलोगे सर ये पंक्ति अमीर खुसरो की है ना। ध्यान से देखना। ठीक है ना, यहां तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो देखिएगा, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली को रचना की है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है, तो बोलेंगे ये आदिकाल के किस कवि ने, तो आदिकाल के देखो खड़ी बोली के रचनाकार ही कौन से हैं, तो बोलोगे सर खड़ी बोली के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के रचनाकार कौन से हैं, तो अमीर खुसरो, जल्दी बटन ऑन करो। अमीर का देखो याद रखें, खड़ी बोली के रचनाकार कौन सा, तो अमीर खुसरो है, क्लियर है ना ये बात। इन्हीं को अमीर खुसरो को हम क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो को हम बोलते हैं खड़ी बोली के जनक, है ना। खड़ी बोली के जनक भी बोलते हैं। इनकी ही रचना क्या मुकरियां हैं, है ना, दो सुखने हैं, इन्हीं की रचनाएं हम लिख सकते हैं। आगे लिखना चाहते हो तो ध्यान से लिख लेंगे इसके बारे में। ये किसके शिष्य थे, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, क्लियर है। यहां देखेंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आप अभी देखे थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता भैया चंद्रवरदाई हैं, चंद्रवरदाई हैं, क्लियर। ये भी सवाल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल लिया गया था। सवाल नंबर आगे देखेंगे, विद्यापति किसके दरबारी थे, बेहतरीन सवाल है। विद्यापति भैया कीर्ति सिंह, है ना, किसके दरबारी थे सर, विद्यापति जो थे वो कीर्ति सिंह के दरबारी थे, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। विद्यापति किसके दरबारी थे, विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी थे, है ना। ठीक है, और कौन, राजा शिव सिंह, यहां और लिखना चाहते हैं, और कौन थे, राजा शिव सिंह भी थे, राजा शिव सिंह के भी दरबारी थे। ये बिहार के दरभंगा के थे शिव सिंह, है ना, दरभंगा जिला के बिपसी गांव के थे, है ना। कहां के थे ये, दरभंगा जिला के, कौन भैया, विद्यापति, है ना, दरभंगा जिले के, दरभंगा जिले के। और दरभंगा जिला है कहां, बोलोगे सर बिहार में है, ये बिहार में है। और ये बिहार दरभंगा जिले के कहां, विपसी गांव के, विपसी गांव के, है ना, विपसी गांव के थे कौन, विद्यापति। इन्हीं को मैथिल कोकिल भी कहते हैं, है ना, मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सिद्धों तथा नाथों, कौन कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ माने दोनों में मिलते हैं, सिद्ध में भी सम्मिलित किए गए हैं और नाथ सूची में भी सम्मिलित किए गए हैं, तो सर बोलेंगे सरहपाद। इनकी ही रचना कौन सी है, दोहा कोश। इनकी रचना कौन सी है सर, इनकी रचना है दोहा कोश, याद रखेंगे। इनकी रचना कौन सी है, दोहा कोश है। ये कौन से हैं, सिद्धों में भी आते हैं, नाथों में भी सम्मिलित किए जाते हैं। आ जाओ सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। आलखंड का नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी, अभी हमने देखा था कि जो आलखंड है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या बताइएगा आप। क्या खुमार रासो बोलते हैं, बीसल देव रासो बोलते हैं, परमाल रासो बोलते हैं, हमीर रासो बोलते हैं, जवाब देंगे आप कि जो आलखंड है उसे किस नाम से हम जानते हैं।
बताइएगा। सर आलखंड को हम परमाल रासों के नाम से जानते हैं, अभी हमने पीछे जस्ट करवाया था कि आलखंड को परमाल रासों के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लास्ट सवाल हम देखेंगे आज का। 12 बरस लो कुकर जिए, है ना, और 16 लो जिए सियार, माने 12 सालों तक तो कुत्ते जीते हैं और 16 लो तो माने 16 साल तक कौन जीते हैं, सियार जीते हैं या जीवित रहते हैं। ये पंक्ति किसकी है? क्या भिखारी दास ने इस बात को कहा था, मलूक दास ने इस बात को कहा था, जगनिक ने इस बात को कहा था कि देखो नागरी दास ने कहा था? बताइएगा कौन कहे थे भैया इस बात को, है ना। तो बोलेंगे ये इस बात को किसने कहा था? सर बोलेंगे सर इसमें इसमें किसने कहा ये बात? ये सर कहे थे जगनिक। और जगनिक ये किसमें कहे थे भैया? जगनिक जो कहे थे अपने परमाल रासों से ही कहे थे, है ना। ये कहां से कहे थे? परमाल रासों से कहे थे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये कहां कहे थे? परमाल रासों से कहे थे। तो ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए ध्यान से मेरे भाई एक बात याद रखना, ये डेली की क्लास है ना, ये जो क्लास है डेली आपको मिलेगी, डेली आपको सुबह एकदम 6 AM, है ना, पे एकदम मिल जाएगी। और ये जो क्लास होगी आज हमारी चौथी क्लास थी। अगर क्लास आप देखना चाहते हो तो आप पीछे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पीछे जाएंगे तो आपको 3 क्लासें बिल्कुल, है ना, डे बाय डे दी गई हैं। और अब ये आज चौथी क्लास होगी, इसके बाद आपको 5वीं क्लास, इसके बाद ऐसे हम आगे भी आदिकाल से और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम तब रीतिकाल उठाएंगे, है ना। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चन को करते करते आगे बढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल अपने मित्रों तक करिएगा और भी वीडियो को लाइक भी करिएगा, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना रखेंगे, अगली क्लास में अगले दिन आपसे मुलाकात होगी।